तो नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। कल होली थी और आपने खूब होली खेली होगी, जैसे कि हमने देखा है स्टेटस के माध्यम से, रील्स के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। देश में होली का पर्व जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हर बार की तरह इस बार भी मनाएगा। तो कल होली खेल ली, आज अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर लेते हैं। इससे अच्छा क्या है कि एंजॉय और पढ़ाई साथ साथ चलती रहे, यही ज़िंदगी का उद्देश्य होना चाहिए। सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ एंजॉय थोड़ा घातक हो जाता है, ठीक है। तो दिमाग को भी रेस्ट मिलना चाहिए। तो होली के दौरान आपने काफ़ी रेस्ट कर लिया है, तो आज हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कहता है। पॉलिटी के क्रम में हम 7 लेक्चर्स आपको करा चुके हैं और आज जो लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 8 है। और आप लोगों को लेक्चर अच्छे भी लग रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। रेस्पॉन्स अच्छा है आप लोगों का, ठीक है। ऐसे ही आप मेरे साथ बने रहिए। बस इतनी आपसे एक गुजारिश है मेरी कि चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करिए। अपने दोस्त जितने भी आपसे जुड़े हुए शख्स हैं, जितने दोस्त हैं आपके जो तैयारी में लगे हैं, उन सभी को चैनल को रिकमेंड करिए, बताइए। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएंगे तो, ठीक है। आज का जो पहला प्रश्न है, देखते हैं क्या कह रहा है। Which of the following is not correct? Which of the following is not correct? Not correct about the Indian political system. भारत की जो राजनीतिक पद्धति है, क्या है, भारत में जो राजनीतिक पद्धति है, पूछ रहा उनमें से इन जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें कौन सा सही नहीं है। भारत की जो राजनीतिक पद्धति है उसके बारे में पूछ रहा है कि कौन सा सही है। तो पहले तो हम भारत की राजनीतिक पद्धति देखते हैं। भारत की राजनीतिक पद्धति, राजनीतिक पद्धति, भारत की राजनीतिक पद्धति कैसी है। देखिए, जो जब किसी देश में पद्धति अपनाई जाती है ना, तो अगर वो देश स्वतंत्र है तो वहाँ पर आप देखोगे कि अधिकांश आपको या तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली, अध्यक्षीय शासन प्रणाली देखने को मिलती है, या संसदीय शासन प्रणाली, या संसदीय शासन प्रणाली, या संसदीय शासन प्रणाली देखने को मिलती है। अब देखो, ये दोनों प्रकार की प्रणाली अलग अलग देशों में वहाँ की शासन व्यवस्था के अनुसार अपनाई जाती हैं। जिस प्रकार की प्रणाली अपनाई जाएगी वैसे ही उस देश में क्या होगी, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था होगी। अब देखिए, अध्यक्षीय शासन प्रणाली के दौरान क्या होता है, जो अध्यक्षीय शासन प्रणाली में वहाँ का जो मुखिया होगा सरकार का, वो होता है राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। सरकार का मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति। सरकार का वास्तविक मुखिया, सरकार का वास्तविक मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति। अर्थात सारी शक्तियां अध्यक्षीय प्रणाली में किसके हाथ में होती हैं? राष्ट्रपति के हाथ में। वहीं संसदीय प्रणाली में क्या होता है, वास्तविक शक्ति और कार्य, वास्तविक और नाम मात्र की शक्ति। जो नाम मात्र की शक्तियां होंगी वो होंगी राष्ट्रपति के पास में, ठीक है। पर वास्तविक शक्तियों का स्रोत कौन होता है? वास्तविक शक्तियां किसके पास होती हैं? तो वो होती हैं भारत के प्रधानमंत्री के पास, प्रधानमंत्री के पास, ठीक है। तो संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली। अब कहोगे सर भारत में कौन सी अपनाई गई है, तो आप देखो भारत में जो प्रणाली अपनाई गई है, कौन सी प्रणाली? भारत में जो प्रणाली अपनाई गई है, अपनाई गई है वो है संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली। अर्थात भारत में जो वास्तविक शक्ति का स्रोत है, वास्तविक शक्तियां जिसके पास होती हैं वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति के पास क्या है? नाम मात्र की शक्तियां हैं। लेकिन जिन देशों में अध्यक्षीय शासन प्रणाली अपनाई जाती है उन देशों में शक्ति किसके पास होती है? तो राष्ट्रपति के पास। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, इसका उदाहरण कहाँ मिलेगा आपको? सबसे अच्छा उदाहरण है यूएसए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको कहाँ मिलेगा? भारत, ठीक है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली का जो जनक होता है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली का जो जनक है वो कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। अध्यक्षीय शासन प्रणाली का जनक होता है संयुक्त राज्य अमेरिका। वहीं संसदीय शासन प्रणाली का जनक कौन है? तो वो है
ब्रिटेन। कौन सा देश है? ब्रिटेन। तो अब आपको समझ में आ गया, आपको ये सब सही। अब देखिए, अब देखते हैं भारत की राजनीतिक पद्धति के बारे में कौन सा कथन सही है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये भी सही है। संसदीय शासन, संसदीय पद्धति की सरकार है, आपने देख ली, ये भी सही है। संघीय नीति भी है। राष्ट्रपति पद्धति की सरकार है। क्या? राष्ट्रपति पद्धति की सरकार है। तो भारत के अंतर्गत आप देखोगे तो राष्ट्रपति पद्धति की सरकार से क्या तात्पर्य है? अध्यक्षीय शासन प्रणाली। कौन सी? अध्यक्षीय शासन प्रणाली। अध्यक्षीय शासन प्रणाली, इसका मतलब क्या है कि भारत में राष्ट्रपति तो है, भारत में क्या है, इसलिए भारत के विषय में क्या कहा जाता है? भारत में राष्ट्रपति तो है, लेकिन राष्ट्रपति प्रणाली नहीं है। अच्छा, अर्थात अध्यक्षीय प्रणाली नहीं है। इसलिए भारत के विषय में क्या कहा जाता है? भारत में राष्ट्रपति तो है, भारत में राष्ट्रपति तो है, पर राष्ट्रपति प्रणाली नहीं है। इसलिए क्या आंसर हो जाएगा इसका? राष्ट्रपति पद्धति की सरकार भारत में नहीं है। ये सारा का सारा आपको समझ में आ गया। फिर से देखिए कि अगर भारत में हम राजनीतिक व्यवस्था, भारत की अगर राजनीतिक व्यवस्था के बारे में देखिए, दुनिया में दो तरह की राजनीतिक व्यवस्था आपको अधिकांश देशों में देखने को मिलेंगी, अगर वो देश स्वतंत्र है। ठीक है, अब देखो कोई देश स्वतंत्र नहीं है तो वहाँ तो आप देखोगे पंचानों का शासन चलता है, वहाँ के जो लोकल लीडर्स होते हैं उसी में से आप आपस में छांट लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो देश स्वतंत्र हैं, और अधिकांश देश जो स्वतंत्र हैं, या तो वहाँ पे आपको अध्यक्षीय शासन प्रणाली देखने को मिलती है या देखने को मिलती है संसदीय शासन प्रणाली। अध्यक्षीय शासन प्रणाली का सबसे अच्छा स्रोत आपको कौन सा राज्य देश मिलता है? तो वो मिलता है संयुक्त राज्य अमेरिका। वहीं संसदीय शासन प्रणाली में भारत के अंदर देखने को मिलेगी। अध्यक्षीय शासन प्रणाली का जो जनक है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है, वहीं संसदीय शासन प्रणाली का जनक ब्रिटेन है। ठीक है, अब जिन देशों में अध्यक्षीय शासन प्रणाली होगी वहाँ पे आप देखोगे शक्ति का वास्तविक केंद्र कौन होगा? तो वहाँ का राष्ट्रपति होगा। और जिन देशों में संसदीय शासन प्रणाली होगी वहाँ पे शक्ति का वास्तविक केंद्र कौन होगा? तो वहाँ का प्रधानमंत्री होगा। जैसे भारत में संसदीय शासन प्रणाली है तो देश की सारी शक्तियाँ भारत के प्रधानमंत्री के हाथ में आपको देखने को मिलेंगी। और जैसे अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली है तो वहाँ की शक्तियाँ सारे आपको डोनाल्ड ट्रंप के, अर्थात वहाँ के राष्ट्रपति के हाथ में देखने को मिलेंगी। अब प्रश्न आता है कि भारत के अंदर कौन सी राजनीतिक प्रणाली अपनाई गई है? तो भारत के अंतर्गत हमने संसदीय शासन प्रणाली अपनाई है। ठीक है, और अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति प्रमुख होता है, लेकिन भारत के सापेक्ष में क्या कहा जाता है? भारत में राष्ट्रपति तो है पर राष्ट्रपति प्रणाली नहीं है, अर्थात अध्यक्षीय प्रणाली नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एग्जीक्यूटिव पावर। कार्यकारी शक्तियों के बारे में पूछ रहा है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान के अनुसार भारतीय राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। उन्हें संविधान के अनुच्छेद 53(1) के अनुसार कार्यकारी शक्तियों का उपयोग करना चाहिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएगा। वह मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श के बिना कर सकता है। वह मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श के प्रति बाध्य है। तो देखिए इसके लिए हम समझते हैं आर्टिकल 53(1), अनुच्छेद 53(1) क्या कहता है? अनुच्छेद 53(1) कहता है कि भारत की कार्यकारी शक्तियाँ, ठीक है, भारत मतलब कार्यकारी शक्तियाँ भारत के राष्ट्रपति, किसमें? भारत के राष्ट्रपति में निहित होंगी। किसमें निहित होंगी? भारत के राष्ट्रपति में निहित होंगी। अनुच्छेद 53(1) कहता है। तो वही क्या कह रहा है कि संविधान के अनुसार 53(1) के अनुसार कार्यकारी शक्तियों का उपयोग करेगा। तो पहला क्या हो जाता है? सही हो जाता है। फिर पूछ रहा है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो देखिए अनुच्छेद 75(1) के अनुसार क्या है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। एक तो ये है।
इसी के सापेक्ष दूसरा क्या है कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति ही, पर क्या प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। किस पर? सलाह पर। अर्थात अनुच्छेद 75 ए, अनुच्छेद 75 ए के अनुसार, अनुच्छेद 75 ए के अनुसार क्या है कि जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, पर जैसे ही अन्य मंत्रियों की बारी आएगी तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति ही, पर उनको करेगा जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री करेगा। अच्छा, प्रधानमंत्री जिस मंत्री के बारे में कहेगा राष्ट्रपति उसी की नियुक्ति करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं, कार्यकारी शक्तियों का उपयोग करेगा, पहला सही है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा, ये भी सही है। वह मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह के बिना कर सकता है, बिना नहीं करेगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। वह मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श, मतलब परामर्श के प्रति बाध्य है, तो ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1, 2 और 4, 1, 2 और 4। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। फिर से देखिए, आर्टिकल 53A क्या कहता है कि कार्यकारी शक्तियां भारत की कार्यकारी शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित होंगी। अर्थात हेलो हेलो।
देखिए शायद आवाज़ चली गई थी, है ना। फिर से देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। हेलो, अब आ रही है आवाज़। कि भारत के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो देखो, जो भारत के चुनाव आयोग है उसका जिक्र संविधान के भाग 15 में, किसमें, संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक चुनाव आयोग का जिक्र किया गया है। ठीक है। चुनाव आयोग 3 सदस्यीय निकाय है। कितने सदस्यीय? 3 सदस्यीय। 3 सदस्यीय। ठीक है। इसके अंतर्गत 3 सदस्यीय निकाय है जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त मिलते हैं। इनकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। प्रश्न के अंतर्गत आप देख रहे हो, प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। कौन करता है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे का सी। क्वेश्चन नंबर 4, The provision of eligibility for re-election of the president is given under। भारत के राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन री इलेक्शन की पात्रता का प्रावधान है। ठीक है। तो अनुच्छेद 56 के अंतर्गत, आर्टिकल 57 के अंतर्गत, आर्टिकल 58, आर्टिकल 59 कह रहा है कि बाकी संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति फिर से फिर से चुनाव लड़ सकता है। तो आर्टिकल 57 फोर्थ का क्या हो जाएगा? बी। तो देखिए आर्टिकल 57, आर्टिकल 57 क्या कहता है कि भारत का राष्ट्रपति, मतलब अगर मानो कोई व्यक्ति है और वो इस समय वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति है। कैसे? वर्तमान में भी भारत का राष्ट्रपति है, वर्तमान में भी राष्ट्रपति है। ठीक है। या पहले भी कभी राष्ट्रपति रहा हो, तो आर्टिकल 57 कहता है कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। अर्थात आर्टिकल 57 के अंतर्गत क्या है? राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन से संबंधित है आर्टिकल 57। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ का बी। आंसर फोर्थ का क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 56, विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज इलेक्टेड। भारत का कौन सा राष्ट्रपति सर्वसम्मति से चुना गया है? सर्वसम्मति से मतलब सबकी सहमति से, सबकी सहमति से, सबकी सहमति से। और जब सबकी सहमति किसी को मिल जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? निर्विरोध। किसको बोलते हैं? निर्विरोध। अर्थात इसमें किसी का विरोध नहीं है। तो वही वो पूछ रहा है कि भारत का ऐसा कौन सा राष्ट्रपति था, भारत का ऐसा कौन सा राष्ट्रपति था जो निर्विरोध अर्थात सबकी सहमति से चुने गए थे। तो वो थे एन संजीवन रेड्डी, नीलम संजीवन रेड्डी। कौन? नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी क्या थे? भारत के एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। कब तक? ठीक है। तो भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध रूप से चुने गए थे। और कहते हैं इनके कि भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं, एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे, निर्विरोध चुने गए थे। और ये भारत के 6वें नंबर के राष्ट्रपति थे। कौन से नंबर के? भारत के 6वें नंबर के राष्ट्रपति थे। अर्थात ये भारत के 6वें राष्ट्रपति थे जो, और भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध रूप से चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रपति बनने से पूर्व
उपराष्ट्रपति के पद पर काम नहीं किया है। अर्थात ऐसा राष्ट्रपति कौन है जो राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति नहीं थे? कौन नहीं थे? उपराष्ट्रपति। तो देखो ये भी नीलम संजीव रेड्डी थे, नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। ये 1967 से लेके 69 तक, 1967 से लेके 69 तक और 1977 में, ठीक है, ये क्या हुआ, लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे, लोकसभा के स्पीकर रहे हैं नीलम संजीवन रेड्डी, ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी क्या है, 1967 से 69 और 77 में लोकसभा के स्पीकर रहे हैं। और इनके विषय में एक और खासियत है, ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, ठीक है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी इन्होंने काम किया है। तो नीलम संजीव रेड्डी के बारे में मैंने आपको 4 से 5 तथ्य बताए हैं, आप याद रखना। ये भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं, नीलम संजीव रेड्डी, जो निर्विरोध अर्थात सर्वसम्मति से चुने गए हैं। अर्थात इनके अपोजिशन में कोई खड़ा ही नहीं हुआ था, निर्विरोध, मतलब सब ने यही मान लिया था कि यही राष्ट्रपति बनेंगे। फिर दूसरा, ये भारत के 6वें नंबर के राष्ट्रपति थे, ठीक है, पूछें आपसे। ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और 1967-69 में एक बार और 1977 में दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है। तो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे। भारत में विदेशी संधियों पर बातचीत करने की शक्ति किसके पास है? इस पर विदेशी संधियों पर, हु हैज़ द पावर नेगोशिएट द फॉरेन ट्रेटीज इन इंडिया। तो भारत में जो विदेशी शक्तियां हैं, संधियां जितनी भी हैं, उनसे कौन नेगोशिएट करता है, वो पूछ रहा है। तो भारत में जितनी विदेशी संधियां होंगी किसके नाम से होती हैं? वो भारत के राष्ट्रपति के नाम से। तो विदेशों से संबंधित और जितनी संधियां एवं समझौते होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। सीधा प्रश्न है, हमेशा याद रखना। राष्ट्रपति के नामांकन एवं प्रस्तावक, नामांकन में प्रस्तावक एवं अनुमोदक की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? प्रस्तावक एवं अनुमोदक, तो देखिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक, प्रस्तावक एवं अनुमोदक की न्यूनतम, प्रस्तावक एवं अनुमोदक की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। कितने कितने? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। लेकिन ये तो हो गई वर्तमान में। कब कब? वर्तमान में। पूछे आपसे कभी 1997 से पहले, 1997 से पहले प्रस्तावक 10 और अनुमोदक 10, अर्थात 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक की आवश्यकता पड़ती थी। 1997 से पूर्व ये संख्या कितनी थी? 10-10। और वर्तमान में कितनी है? 50-50। क्वेश्चन नंबर 9। भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निहित होती हैं। भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती हैं? तो देखिए अनुच्छेद 53(1) के अनुसार केंद्र की कार्यकारी शक्तियां, केंद्र की कार्यकारी शक्तियां, केंद्र की कार्यकारी शक्तियां किस में निहित होती हैं? तो भारत के राष्ट्रपति में, भारत के राष्ट्रपति में, भारत के राष्ट्रपति में। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार केंद्र की कार्यकारी शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित होती हैं। तो पूछ रहा है संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यकारी शक्तियां किस में निहित हैं? तो भारत के राष्ट्रपति में। किस में? भारत के राष्ट्रपति में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। 9th का क्या हो जाएगा? ए। 9th का क्या हो जाएगा? ए। पूछ रहा है केंद्र की कार्यकारी शक्ति किस में निहित होती है? तो भारत के राष्ट्रपति में। कभी पूछे किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 53(1) के अंतर्गत, 53(1) के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में सही कथन चुनिए। रिगार्डिंग द स्पेशल एड्रेस ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति का जो विशेष अभिभाषण होता है उसके संबंध में पूछ रहा है। राष्ट्रपति आम चुनावों के बाद
प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों को संबोधित करता है। ये बात सही है। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। ये भी सही है। इसका तात्पर्य समझते हैं। देखिए कह रहा है कि आम राष्ट्रपति आम चुनावों के बाद, जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ, ठीक है, आम चुनाव का मतलब क्या है, लोकसभा का चुनाव, जैसे ही लोकसभा का चुनाव होगा तो राष्ट्रपति क्या करेगा, मतलब उन दोनों सदनों को, लोकसभा प्लस राज्यसभा को एक साथ बिठाकर क्या करेगा, उस संसद को संयुक्त रूप से उसकी बैठक की क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा। ठीक है, संसद बैठक को संबोधित करता है। फिर उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही वो बताएगा तो राष्ट्रपति बताता है कि मैंने संयुक्त बैठक क्यों बुलाई है, इसके कारण क्या है। तो राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान, मतलब उन दोनों को बुलाने के कारणों के विषय में भी बताता है कि मैंने ये संसद संयुक्त बैठक क्यों बुलाई है, इसके पीछे कारण क्या है, क्या मंशा है। तो ये सारे के दोनों क्या हो जाता है, ऑप्शन सही हो जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो 10 का क्या हो जाएगा, सी। 10th का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है अंडर विच आर्टिकल इज द प्रेसिडेंट बाउंड द एक्ट अकॉर्डिंग द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। ठीक है, तो जिस राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा किसके, तो आर्टिकल अनुच्छेद 74(1) अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा। अर्थात जो पूरी की पूरी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित हैं। बात सही है, पर वो सारी शक्तियां राष्ट्रपति किसकी सलाह पर यूज करता है, देश की मंत्रिपरिषद, अर्थात मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति उन सारी शक्तियों का प्रयोग करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1। तो 74 का 1, 11 का क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 12 राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है। जैसे देखिए राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, मानो राष्ट्रपति का चुनाव समझ के चलो हो गया है, संपन्न हो गया सही सलामत। अब मानो उसमें किसी भी तरह का विवाद उत्पन्न होता है, विवाद उत्पन्न हो जाता है, मानो किसी भी तरह का राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग को लेकर या उसकी योग्यता को लेकर कुछ भी विवाद उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इस विवाद का पूछ रहा है, इस विवाद का निर्णय निपटारा कौन करेगा। तो इस विवाद का निपटारा कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय अर्थात देश के राष्ट्रपति, देश के राष्ट्रपति और दूसरा समझ लीजिए और उपराष्ट्रपति, देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से संबंधित विवादों का निपटारा, से संबंधित विवादों का निपटारा, विवादों का निपटारा कौन करता है, तो वो देश का सर्वोच्च न्यायालय करता है। किस किस से, राष्ट्रपति से संबंधित और उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय। तो 12th का क्या हो जाएगा, बी। कभी आपसे पूछे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित विवादों का, चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा देश का सर्वोच्च न्यायालय करता है। द मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट आर कह रहे हैं भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसका एक निर्वाचक मंडल होता है। ठीक है, निर्वाचक मंडल होता है, इलेक्टोरल कॉलेज होता है। ठीक है, तो उस निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन कौन से होते हैं। तो देखिए राष्ट्रपति का जो चुनाव 13 का क्या है, तो आर्टिकल अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54 में क्या दे रखा है, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रक्रिया है। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन, चुनाव से संबंधित एक निर्णायक निर्वाचक मंडल। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रक्रिया के बारे में बताता है, संबंधित प्रक्रिया। ठीक है, तो बताता है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होगा, एक निर्वाचक मंडल द्वारा होगा। निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल अर्थात जिसमें
राष्ट्रपति को वोट देने वाले सदस्य शामिल होंगे। तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है देखो, तो पहले तो लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य अर्थात जो चुनकर आए हैं, इस शब्द पे ध्यान रखना, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। दूसरा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य। तीसरा, विधानसभा, राज्य विधानसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य। चौथा, दिल्ली एवं पुदुचेरी, दिल्ली एवं पुदुचेरी, ये दो केंद्र शासित प्रदेश हैं, पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य। अर्थात ये बात ध्यान रखना, राष्ट्रपति के चुनाव में जितने भी सदस्य भाग लेते हैं वे सदस्य होते हैं जो अपने मतदान क्षेत्र से चुनकर आते हैं, ठीक है, अर्थात वो चुने हुए सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। कौन से सदस्य भाग नहीं लेते? मनोनीत, जिनको मनोनीत करता है राष्ट्रपति। तो मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। तो सिर्फ और सिर्फ कौन से सदस्य भाग लेते हैं? जो चुनकर आते हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, निर्वाचित सदस्य, तो ये सही है। राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, तो राज्य विधान परिषद के नहीं लेते, सिर्फ सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी सही है। दिल्ली पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 13 का 1, 3, 4, तो 13 का क्या हो जाएगा? डी। अब देखिए, आप कहोगे सर राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, देखो राज्य विधानमंडल में क्या होता है? विधानसभा और विधान परिषद। देखिए, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल में दो सदन होते हैं, एक विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेते हैं वो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य, ठीक है, विधानसभा के, अर्थात विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। तो यहाँ क्या कह रहा है? राज्य विधानमंडलों के सदस्य। इसका मतलब क्या है? जब दोनों सदनों की बारी आ गई तो दोनों सदन भाग नहीं लेते, इसका मतलब 2 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3, 4। आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 14, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाई, कर भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा नियुक्त होता है? ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, पूछ रहा है। जनता द्वारा, तो मैंने बताया था राष्ट्रपति के चुनाव में सीधे जनता भाग नहीं लेती है, तो ये क्या हो गया? गलत। संसद द्वारा, लोकसभा द्वारा, एक निर्वाचक मंडल, ठीक है, जिसमें मैंने बताया था आपको लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य होते हैं और दिल्ली एवं पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। एक निर्वाचक मंडल द्वारा जिसमें संसद संसद मतलब लोकसभा एवं राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधान परिषदों के कौन से? सारे के सारे निर्वाचित सदस्य। तो आंसर क्या हो जाएगा 14 का? डी। क्वेश्चन नंबर 15, असर्शन है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द इनडायरेक्ट इलेक्शन। रीजन है देयर इज एन इलेक्टेड कॉलेज कंसाइनिंग द ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, कि भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। एक निर्वाचक मंडल अभी मैंने बताया था कि व्यवस्था जिसमें संसद और राज्य विधान परिषदों के कैसे निर्वाचित सदस्य, तो ये दोनों के दोनों ऑप्शंस क्या हो जाते हैं? सही हो जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब हो गया कि इसमें सीधे जनता भाग नहीं लेती है, सिर्फ जनता द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, जो लोकसभा एवं राज्यसभा एवं राज्य विधान परिषदों के सदस्य होते हैं, वे सभी इसमें भाग लेते हैं, ठीक है, और वो निर्वाचक मंडल के अंतर्गत आते हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या करता है। तो 15 का क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 16 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16,
अंडर द आर्टिकल 59 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज whom the vested the power of suspend the right to move to court for the enforcement of fundamental rights। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय को समाबोधन करने के अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है? अनुच्छेद 369 के तहत किसके पास है पूछ रहा है। तो देखिए, जब भी देश में आपातकाल लगा हो, जब भी देश में आपातकाल लगा हो तो अनुच्छेद 359 अनुच्छेद 369 के अनुसार क्या होगा कि जो भारत का राष्ट्रपति है, भारत का राष्ट्रपति चाहे तो 359 के अनुसार मूल अधिकारों का निलंबन कर सकता है। मूल अधिकारों का निलंबन कर सकता है। मूल अधिकारों का निलंबन कर सकता है अगर देश में आपातकाल की स्थिति लगी हो। लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, अर्थात जब देश में आपातकाल की स्थिति लगी हो तो राष्ट्रपति भी सारे मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है, सिवाय अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। अर्थात आपातकाल की स्थिति में भी ये दोनों अनुच्छेद निलंबित नहीं किए जा सकते। कौन कौन से? अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, इन दोनों को निलंबित नहीं किया जा सकता। तो कौन सा पूछ रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद 59 के अनुसार, 359 के अनुसार मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है? तो वो है भारत के राष्ट्रपति के पास। और ऐसी स्थिति में ये कह रहा है कि हम न्यायालय में उनके विरोध में नहीं जा सकते। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, ये सही है। सरकार के संसदीय स्वरूप में राज्याध्यक्ष केवल नाम मात्र के अध्यक्ष होते हैं, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा 17 का ए। अब ये नाम मात्र के, आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर एक बात बताइए कि राष्ट्रपति को, किसको? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति को नाम मात्र का अध्यक्ष क्यों रखा गया? ठीक है, इसके पीछे का कारण, ठीक है, और उसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से क्यों किया गया? अब देखिए, इसके रीजंस बताता हूं। देश में हमने क्या है, संसदीय शासन प्रणाली अपनाई है। हम चाहते, जो हमारी संविधान सभा चाहती तो राष्ट्रपति के चुनाव को भी जनता द्वारा सीधे प्रत्यक्ष रूप से कर सकती थी। लेकिन जब कोई व्यक्ति सीधे जनता द्वारा चुनकर आता है तो वो भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल यूज उसी तरह से करना चाहता है जो संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रपति करता। तो इससे क्या होता, राष्ट्रपति प्लस प्रधानमंत्री की शक्तियों में कंट्रास्ट होता और इसका सीधा सीधा खामियाजा देश की उन्नति या प्रगति में हमें विरोधाभास के रूप में देखने को मिलता। अच्छा, दोनों की शक्तियों के मतलब आपस में जो दोनों की शक्तियां हैं उनमें टकराव पैदा होता कि कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, ये प्रश्न हमेशा लगा रहता। तो इसकी बिहाफ पे जो संविधान सभा थी उन्होंने क्या किया, संसदीय शासन प्रणाली अपनाते हुए देश की वास्तविक शक्तियों का स्रोत तो कर दिया प्रधानमंत्री को और नाम मात्र की शक्तियों का कर दिया था राष्ट्रपति को। इसलिए राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है सीधे जनता द्वारा चुनकर न होकर किसके द्वारा होता है, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। ठीक है, ताकि राष्ट्रपति पर ये हमेशा सीमित रहे, एक हमेशा उसके दिमाग में रहे कि मैं सीधे जनता का प्रतिनिधि नहीं हूँ। ठीक है, मैं राष्ट्रपति तो हूँ पर मुझे सीधे जनता ने चुनकर नहीं भेजा है, तो मेरी आवाज़ जनता की आवाज़ हो सकती है पर पूर्ण रूप से नहीं, उस तरह से नहीं जो एक विधायक या सांसद की होती है या एक मंत्री की होती है। The president of India is not elected directly. The constitution makers wanted the stabilized parliamentary form of government. वही बात मैंने अभी जो बताई थी कि भारत का राष्ट्रपति सीधे नहीं चुना जाता। सीधे मतलब सीधे तौर पर क्या मतलब हो गया इसका, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा। सीधे तौर पर का क्या मतलब है, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं चुना जाता। संविधान निर्मात्री संसदात्मक शासन की स्थापना करना चाहती। संविधान निर्मात्री का मतलब संविधान सभा देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाना चाहती थी। पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। वास्तविक शक्ति का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव को उन्होंने सीधे जनता द्वारा न करके जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा कर दिया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा 18 का ए। आंसर क्या हो जाएगा 18 का ए।
द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट बिकॉज। भारत के राष्ट्रपति का संसद का अभिन्न अंग है, क्यों? देखिए अनुच्छेद 79 के अनुसार, अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत का संविधान कहता है कि संसद दो सदनों और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। दो सदनों और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। अब दो सदन कौन कौन से? एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। संसद कितने सदनों से मिलकर बनेगी? तो संसद दो सदन और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी, अर्थात लोकसभा एवं राज्यसभा। इसका तात्पर्य क्या है कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। संसद का कैसा अंग है? अभिन्न अंग है, अर्थात राष्ट्रपति के बिना भी संसद क्या है? अधूरी है। इसलिए लोकसभा एवं राज्यसभा द्वारा पारित कोई विधि या विधि तो नहीं, विधेयक या अधिनियम तब तक विधि नहीं बन सकता, तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर नहीं कर दे। क्यों? कि अगर विधेयक को पारित करने की शक्ति लोकसभा के पास है तो विधेयक को कानून का रूप देने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति चाहे तो उसको अपनी स्वीकृति दे सकता है, नहीं चाहे तो संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति चाहे तो अपनी स्वीकृति रोक सकता है। अब वो भारत के राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि देखो वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है, ये भी सही है। प्रत्येक सामान्य निर्वाचन के बाद वो दोनों सदनों को संबोधित करता है। वह लोकसभा को भंग कर सकता है। उपरोक्त सभी शक्तियां किसके पास हैं? तो राष्ट्रपति के पास हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति के पास हैं, इसलिए वो राष्ट्रपति संसद का क्या है? अभिन्न अंग है। ऑन भारत द ग्राउंड कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय इम्प्लीमेंट। भारत के राष्ट्रपति को किस आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति को किस आधार पर, ठीक है, उसके किस आधार पर हटाया जा सकता है? तो देखो आर्टिकल अनुच्छेद 61 अनुच्छेद 61 के अनुसार, अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति को महाभियोग, ये ध्यान रखना, महाभियोग, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के अनुसार महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा, महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है। अब आप पूछोगे महाभियोग की प्रक्रिया, तो महाभियोग की प्रक्रिया संविधान में सिर्फ संविधान के उल्लंघन, संविधान के उल्लंघन, महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति पर सिर्फ संविधान के उल्लंघन या अतिक्रमण के आधार पर चलाई जा सकती है। संविधान के उल्लंघन या अतिक्रमण के आधार पर ही चलाई जा सकती है। संविधान के उल्लंघन या अतिक्रमण, संविधान के उल्लंघन या अतिक्रमण के आधार पर चलाई जा सकती है। तो कभी पूछे किस प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? तो महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति के विरुद्ध तभी लाई जा सकती है जब संविधान राष्ट्रपति पर आरोप लगा हो कि उसने संविधान का उल्लंघन किया है या अतिक्रमण किया है। तो 20 का क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 21, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बिफोर द कंप्लीमेंट ऑफ द टर्म। भारत के राष्ट्रपति को कार्यावधि की समाप्ति से पूर्व ही पद से हटाया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को कार्यावधि से पूर्व ही पद से कब हटाया जा सकता है? तो मैंने अभी आपको बताया था अनुच्छेद 61 के अनुसार महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा। किसके द्वारा? महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा। महाभियोग की प्रक्रिया, तो किसके द्वारा? महाभियोग की प्रक्रिया। तो किसके द्वारा? महाभियोग के द्वारा। तो राष्ट्रपति को कार्यावधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से कब हटाया जा सकता है? तो महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। टू whom डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबमिट हिज रेजिग्नेशन, कि भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसको अपना त्यागपत्र दे सकते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति निम्न में से किसको अपना त्यागपत्र दे सकते हैं? तो देखो अनुच्छेद 56(1) का ए, अनुच्छेद 56 का ए, 56 का 1 का ए की क्या होता है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं?
भारत के उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं और ये उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तुरंत की तुरंत किसको देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। लोकसभा अध्यक्ष को इसकी सूचना अविलंब देता है, मतलब बिना देरी किए उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति को तथा लोकसभा के अध्यक्ष को इसकी सूचना देंगे। 22 का क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 23, अंडर आर्टिकल 143 हाउ मेनी जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूशन ए बेंच ऑफ गिवन एडवाइजरी ओपिनियन। कि देखिए अनुच्छेद 141 के अंतर क्या होता है? राष्ट्रपति अगर चाहे तो उस सर्वोच्च न्यायालय से किसी विधि पर उसकी सलाह मांग सकता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी विधि पर सलाह मांग सकता है, ठीक है। अब जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को मांगी गई विधि पर सलाह देगा तो इसके लिए कम से कम पांच जजेज की बेंच होनी चाहिए। कितनी? 5 जजेज की बेंच बैठनी चाहिए। तो जब संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी विधि पर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांगता है तो उस विधि पर निर्णय देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की कम से कम 5 जजों की बैठक होनी चाहिए, अर्थात 5 जजेज, ठीक है। तो 23 का क्या हो जाएगा? डी। देखिए जैसे क्या हुआ कि किसी प्रश्न पर लेकर सर्वोच्च न्यायालय और केंद्र सरकार में विवाद हुआ, ठीक, और राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद क्या चाहती है कि पहले इसकी राय ले लिया जाए सर्वोच्च न्यायालय की कि सर्वोच्च न्यायालय इस विभिन्न मत पर क्या उसका विचार है, क्या उसका मत है, इस पर मतलब इस जो विधि पर क्या उसका मत है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मतलब केंद्र सरकार के बिहाफ पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से पूछता है, उस विधि पर उसकी राय मांगता है, ठीक है। तो जब राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से किसी विधि पर राय मांगी जाती है, किसी संधि पर राय मांगी जाती है, तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 143 के अंतर्गत कम से कम 5 जजों की बैठक होगी और वो अपने निर्णय देगा उस विधि पर। तो कम से कम कितने? तो 5। क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज कंडक्टेड बाई। राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? 24, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था भारत का निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग, इसका मैंने बताया आपको कि भाग 15, ठीक है, संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक इसका जिक्र है। किसका? निर्वाचन आयोग का। इसका कार्य क्या है, ठीक है। तो देखिए इसके कार्य के अंतर्गत सबसे पहले राष्ट्रपति का चुनाव कराना, फिर उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना, इसके अलावा लोकसभा का चुनाव कराना, फिर राज्यसभा का चुनाव कराना, ठीक है। इसके अलावा राज्य विधानसभा का चुनाव कराना, अर्थात इसके अंतर्गत विधायक का जो चुनाव होता है और लोकसभा के अंतर्गत सांसद का चुनाव होता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तुम जानते हो, राज्यसभा का चुनाव भी सांसदों का ही चुनाव होता है। राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो किसके द्वारा? भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो किसके द्वारा? भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो 24 का क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 24 का क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के विषय में कथन।
भारत के राष्ट्रपति के विषय में कथन पूछ रहा है कि उसे भारत में जन्मा। देखिए उसकी योग्यता आर्टिकल अनुच्छेद 58 के अनुसार, अनुच्छेद 58 अनुच्छेद 58 के अनुसार, अनुच्छेद 58 के अनुसार क्या है कि जब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है तो उसके लिए कुछ योग्यताएं दी गई हैं, जैसे वो भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष का हो, 35 वर्ष का हो या उससे अधिक हो, 35 वर्ष का हो या उससे अधिक हो, या उससे अधिक हो। फिर तीसरा, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लोकसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और एक और है चौथा, लाभ का पद ग्रहण न किया रखा हो, लाभ का पद, लाभ के पद पर न हो, पद पर न हो। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति जैसे भारत का नागरिक है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है और किसी लाभ के पद पर नहीं है, तो वो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, अर्थात देश का राष्ट्रपति बन सकता है। अब देखिए उसके अंतर्गत क्या है, कौन सा विषय पूछ रहा है, तो वो उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए, तो ये गलत है। पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो यहाँ मैंने क्या बोला, भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक दो प्रकार से होता है, बन सकता है। एक तो वो जो भारत में ही पैदा हुआ हो शुरू से ही, जिसके माँ बाप दादा दादी शुरू से 1947 के बाद से भारत का ही नागरिक हो, जैसे हम हैं आप हैं, तो हम भारत का चुनाव लड़ सकते हैं। एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसने, जो भारत का जन्म से नागरिक नहीं है पर उसने भारत की नागरिकता ग्रहण की है। ठीक है, तो वो व्यक्ति जिसने भारत की नागरिकता ग्रहण की है वो भी देश का राष्ट्रपति बन सकता है। इसलिए ये कहना कि उसे सिर्फ जो जन्म से नागरिक होगा वही राष्ट्रपति को चुनाव लड़ेगा, गलत अवधारणा है। 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए, ये सही है। उसे संसद का सदस्य, तो देखिए उसे संसद का सदस्य बनने की योग्यता नहीं, बल्कि सिर्फ लोकसभा का, सिर्फ लोकसभा, संसद की बात आती है तो उसमें राज्यसभा का भी नाम आ जाता है। ठीक है, किसका, राज्यसभा का, तो उसमें क्या हो जाता है, राज्यसभा का भी नाम हो जाता है। तो उसे वो योग्यता रखनी चाहिए जो लोकसभा के सदस्य बनने की है। इसका मतलब समझ रहे हो, आंसर क्या हो जाएगा इसका, सिर्फ 2। तो 25 का क्या हो जाएगा, तो 25 का हो जाएगा बी। क्यों, क्योंकि पहला ऑप्शन इसलिए गलत है कि वो जन्मा नागरिक होना चाहिए, ऐसा नहीं है। कोई भी नागरिक हो, चाहे भारत का जन्मा नागरिक हो या जिसने नागरिकता ग्रहण की हो, वो राष्ट्रपति बन सकता है। फिर तीसरा इसलिए गलत है कि वो संसद का सदस्य नहीं बल्कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रारंभ माना जाता है, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कब से माना जाता है, देख रहे हो। ठीक है, तो आर्टिकल 56A, आर्टिकल 56 का 1। ठीक है, तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो उसके शपथ ग्रहण के दिन से, कब से, शपथ ग्रहण के दिन से, पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक होता है। ठीक है, कब से, पद ग्रहण की तारीख से, पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक, 5 वर्ष तक, पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक। तो आंसर क्या हो जाएगा, 26 का सी। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है। देखिए देश में राष्ट्रपति का काम राष्ट्रपति करता है। यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति उपस्थित नहीं हो तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यभार को संभालता है।
किसी कारण से अगर उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो वो पूछ रहा है कि राष्ट्रपति की तरह निम्न में कौन कार्य कर सकता है। तो अगर राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश भारत का मुख्य न्यायाधीश क्या करता है, राष्ट्रपति के कार्यभार का दायित्व निभाता है। ठीक है, तो 27 का क्या हो जाएगा, ए। तो 27 का क्या हो जाएगा, ए। भारत के राष्ट्रपति या प्रधान न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति के कार्यभार को संभालते हैं। 28 राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाता है कितने माह के अंदर, तो ये सीधा प्रश्न है, 6 माह के अंदर। अगर राष्ट्रपति किसी कारण से, जैसे उसकी मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र दे दे, कोई बीमारी या किसी कारण से, ठीक है, या फिर सिद्ध कदाचार के आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया आधार से हटा दिया जाता है, तो जब भी राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तो रिक्त होने की तारीख से 6 माह के अंदर अंदर तक उसका सब्स्टिट्यूट अर्थात दूसरा राष्ट्रपति हमें चुन लेना चाहिए। 28 का क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रपति और राज्यपालों पर उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। नो कोर्ट केस कैन बी फिल्ड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर फॉर एनी एक्ट डन बाई देम। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और राज्यपालों को असंवैधानिक कृत्यों के लिए पदच्युत किया जा सकता है। तो देखो आर्टिकल 361 आर्टिकल 361 के अनुसार, किससे, अनुच्छेद 361 के अनुसार राष्ट्रपति और राज्यपालों पर उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। कब, जब वो अपने पद पर आसीन हैं। तो राष्ट्रपति और राज्यपालों पर उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। तो ये सही है। पहला, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और राज्यपालों को असंवैधानिक कृत्यों के लिए पदच्युत किया जा सकता है। आर्टिकल अनुच्छेद 61 के अनुसार संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और राज्यपालों को असंवैधानिक कृत्यों के द्वारा आधार पर उसके पद से हटाया जा सकता है। तो 29 का क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है पर आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तो 29 का क्या हो जाएगा, बी। तो 29 का आंसर क्या है, बी। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अपॉइंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किन की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जैसे वित्त आयोग के अध्यक्ष की, योजना आयोग के अध्यक्ष की, संघ राज्य क्षेत्र के। देखिए वित्त आयोग के अध्यक्ष की जाती है और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की भी की जाती है, पर योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति, जैसे जैसे योजना आयोग क्या है, देखिए योजना आयोग, ठीक है, तो योजना आयोग के अंतर्गत देखोगे तो एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष। तो अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है स्वयं। ठीक है, जब भी योजना आयोग के अध्यक्ष की बात आएगी तो उस समय जो देश का प्रधानमंत्री होगा वही योजना आयोग का अध्यक्ष होगा और उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो मंत्रिमंडल द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। तो इसका मतलब क्या है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा की जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30 का सी। आंसर क्या हो जाएगा, 30 का सी। क्वेश्चन नंबर 31, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। संविधान के निम्नलिखित किन अनुच्छेदों में से किसके अंदर संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होगी। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, आर्टिकल 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में नहीं होंगी, तो भारत के राष्ट्रपति में निहित होंगी। मैंने बोला था ना, ये वाला जो आर्टिकल है ना 53, ये अक्सर आपको मैचिंग के अंतर्गत या सीधे प्रश्न देख लेता है। इसका मतलब होता है कि जो मतलब कार्यपालिक शक्तियां जो संघ की कार्यपालिका शक्तियां या कार्यकारी शक्तियां, कार्यपालिका या कार्यकारी, संघ की कार्यकारी शक्तियां, संघ की कार्यकारी शक्तियां किस में निहित होंगी, तो देश के राष्ट्रपति में, देश के राष्ट्रपति में निहित होंगे अनुच्छेद 53 के अनुसार। तो अनुच्छेद 53 के अनुसार देश की कार्यकारी शक्तियां किस में निहित हैं, तो देश के राष्ट्रपति में निहित हैं।
क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32। कह रहा निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है। तो भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है, तो भारत का राष्ट्रपति होता है। हु इज द हेड ऑफ द इंडियन रिपब्लिक। तो भारतीय गणतंत्र का जो हेड होता है वो कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 33। लोकसभा भंग हो तो आकस्मिक निधि से धनराशि निकाली जाती है। जैसे देखिए, लोकसभा अगर भंग हो जाती है किसी भी कारण से, तो जो आकस्मिक निधि है देश को चलाने के लिए, जो आकस्मिक निधि है तो वो कौन निकालता है, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निकाली जाती है। तो 33 का क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, आकस्मिक निधि का प्रावधान कहाँ है, तो अनुच्छेद 267 के अनुसार आकस्मिक निधि, देश की जो आकस्मिक निधि है, आकस्मिक निधि, ठीक है, तो देश की आकस्मिक निधि का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जा सकता है। तो संविधान के 267 के अंतर्गत देश की आकस्मिक निधि का प्रावधान किया गया है। और अगर किसी कारण से लोकसभा भंग है तो देश की आकस्मिक निधि से धन निकालने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है, उसी के आदेश से निकाली जाएगी। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा की बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। जैसे लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है अलग से, राज्यसभा की अध्यक्षता राज्यसभा जी उपराष्ट्रपति करता है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग सदन आपस में काम करते हैं। पर कह रहा है लोकसभा राज्यसभा संयुक्त बैठक किसके द्वारा, पर कभी किसी मानो किसी विधेयक पर इन दोनों में मतभेद उत्पन्न हो जाता है और वो विधेयक पारित करना अनिवार्य है। देश की प्रगति के लिए, देश की आवश्यकता के लिए वो विधेयक जरूरी है। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या करता है, अनुच्छेद, उसके पास शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास, अनुच्छेद 108 के अनुसार वो संसद के दोनों सदनों की, लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है। ठीक है, तो किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति द्वारा उसकी आहूत की जाती है। तो अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। किसके अनुसार, अनुच्छेद 108 के अनुसार। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त है वो किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले। तो अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज द प्रेसिडेंट हैव द पावर टू विद होल्ड असेंट टू ए बिल। तो मैंने भी आपको एक अनुच्छेद बताया था, अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद दो सदनों कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी, लोकसभा एवं राज्यसभा से मिलकर बनेगी और राष्ट्रपति उसका अभिन्न अंग होगा, राष्ट्रपति उसका अभिन्न अंग होगा। अर्थात जो देश की संसद है अनुच्छेद 79 के अनुसार दो सदनों लोकसभा एवं राज्यसभा साथ ही साथ भारत के राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। अब यहां से समझिए इन दोनों का काम क्या है, इन दोनों का काम है बिल पारित करना। ठीक है, इन दोनों का काम क्या है, बिल पारित करना। अब जब कोई बिल पारित हो जाता है तो वो जाता है राष्ट्रपति के पास उसके हस्ताक्षर के लिए। ठीक है, अभी ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा एवं राज्यसभा द्वारा कोई जब प्रस्ताव पारित किया जाता है तो बिल बन जाता है। ठीक है, अधिनियम बन जाता है, इसको ये कहो अधिनियम बन जाता है। पर जैसे ही अधिनियम राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति जब इसे अपनी स्वीकृति दे देता है विद हस्ताक्षर विद सिग्नेचर, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो कानून बन जाता है, कानून। लेकिन अब राष्ट्रपति लगे कि मुझे इस बिल पर अपनी स्वीकृति नहीं देनी है, तो अनुच्छेद 111 के अनुसार राष्ट्रपति चाहे तो अपनी स्वीकृति देने से मना कर सकता है।
35 का क्या हो जाएगा, डी। तो राष्ट्रपति चाहे तो वो उस किसी बिल पर अपनी स्वीकृति देने से मना कर सकता है, और जब तक राष्ट्रपति किसी बिल को अपनी स्वीकृति नहीं देगा वो बिल कानून नहीं बनेगा, ठीक है, वो बिल लॉ नहीं बनेगा। तो 35 का क्या हो जाएगा, डी, अनुच्छेद 111। 36, who has the right to seek advisory opinion from the Supreme Court of India on question of law। वही प्रश्न आ गया ना कि अनुच्छेद 143, ठीक है, अनुच्छेद 143 के अनुसार विधि के प्रश्न पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, ठीक है, विधि के प्रश्न पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, और ये परामर्श जो सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को देता है वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होता, ठीक है, वो राष्ट्रपति के लिए क्या नहीं होता, बाध्यकारी नहीं होता। तो वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होता, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय जो सलाह देना चाहता है जरूरी नहीं है कि वो राष्ट्रपति उसे माने। Who has the constitution authority to declare any geographical area as a scheduled area। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र शेड्यूल्ड एरिया घोषित करने के संवैधानिक अधिकार किसको है। तो देखिए, संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, तो संबंधित राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। तो 37 का क्या हो जाएगा, डी, ठीक है, 37 का डी। जैसे मानो कोई राज्य है और उस राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति से सिफारिश करे कि ये जो राज्य का इतना एरिया है इसको हम अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर देते हैं, तो उस राज्य के जितने भी सामान्य नागरिक उस क्षेत्र में रहते हैं उनके कल्याण के लिए आवश्यक है। तो राष्ट्रपति राज्यपाल की सिफारिश पर ऐसे क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। तो 37 का क्या हो जाएगा, डी। 38, Which of the following statement about the powers of President of India is not correct। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। आपातकालीन शक्तियां, राज्यों में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है। तो देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने, आर्टिकल 143 के अनुसार जब किसी विधि के प्रश्न पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेता है तो राष्ट्रपति के पास दो ऑप्शंस होते हैं। वो उस सलाह को चाहे तो मान ले और चाहे तो न माने। अर्थात सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो सलाह दी जाती है वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होती है। आंसर क्या पूछ रहा है इसमें, कौन सा कथन नहीं है। तो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सलाह को माने या न माने। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अपॉइंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ ए स्टेट, ऑल ऑफ द एबव। कह रहा है जो तीन ऑप्शंस दिए गए हैं भारत के महान्यायवादी, इसकी नियुक्ति, तो देखिए अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76, ठीक है, के अनुसार
राष्ट्रपति भारत के न्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद 148 के अनुसार राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं। और अनुच्छेद 155 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही हो जाते हैं। कभी आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, तो भारत के महान्यायवादी की, नियंत्रक लेखा परीक्षक की, राज्य के राज्यपाल की, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की, ये सब की नियुक्ति कौन करता है, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की, इन सब की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के अनुसार, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति 148 के अनुसार, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति 155 के अनुसार, और उपयुक्त सभी की नियुक्ति किसके अनुसार की जाती है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेज ऑफ द प्रेसिडेंट। कह रहा बाहर निम्न में कौन संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। राष्ट्रपति को कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है, पूछ रहा है। साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना ये है, वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, लोकसभा को भंग करना, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। मैंने भी आपको सबको बताया था, लोकसभा को भंग करना भी राष्ट्रपति का है, प्रधानमंत्री नियुक्ति भी करता है, साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। लेकिन जो वित्तीय बिल होता है ना, वित्तीय बिल जो होता है वो राष्ट्रपति की, इसको समझिए, राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बाद ही पेश किया जाता है। ठीक है, तो उससे पहले पूर्व सिफारिश ले ली जाती है राष्ट्रपति की, उसके बाद ही पेश किया जाता है। तो जब वो बिल पास हो जाता है तो राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। ठीक है, तो 40 का क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि वो जो बिल होता है वो राष्ट्रपति को पहले ही पूछकर सदन में प्रस्तुत किया जाता है। तो जब आपसे पहले ही पूछ लिया गया है तो उसे दोबारा से वापस करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो 40 का क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 14 का बी, 40 का बी। अब है क्वेश्चन नंबर 41, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक बना रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी, कौन, उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण न कर ले। ठीक है, राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है तो ये नहीं मैंने बताया था। ठीक है, तो राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के अनुसार, अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। तो 41 का क्या हो जाएगा, 41 के दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाते हैं। 41 का ए। ठीक है, क्यों, राष्ट्रपति का क्या है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, पर किसी कारणवश जब उसका राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होता है और उस समय तक भी उसका जो सब्स्टिट्यूट मतलब जो अगला राष्ट्रपति है उसका वो नहीं आ पाता, तो राष्ट्रपति अगले राष्ट्रपति के चुनाव, जब तक अगले राष्ट्रपति नहीं आता तब तक उसका, जब तक राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी नहीं आता तब तक वो राष्ट्रपति जो है अपने पद पर बना रहता है जब तक कि नया राष्ट्रपति चुनकर न आ जाए। 42, लोकसभा का विघटन कौन करता है, अभी थोड़ी देर पहले ही आया था। ठीक है, तो लोकसभा का विघटन कौन करता है, तो भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, 42 का क्या हो जाएगा, सी। 43, राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की अधिकतम संभाव्य अवधि हो सकती है। देखिए, अधिकतम संभाव्य अवधि मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति जो हैं अध्यादेश जारी करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं। ठीक है, 123 के अनुसार राष्ट्रपति क्या करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं। अब क्या होता है, कब जारी किया जाता है, जब संसद का सत्र न चल रहा हो। तो ठीक है, जब संसद का सत्र न चल रहा हो। अब देखिए, जो संसद का, जो भारत की संसद है, ये वैसे इनकी बैठक कितनी होती है, लेकिन जैसे संविधान में है कि साल में 2 बार जरूर होनी चाहिए, मिनिमम साल में 2 बार, अर्थात दोनों के बीच में 6 महीने का गैप रहता है। अब मान के चलो संसद का सत्र चल रहा है और आज ही क्या हुआ, संसद समाप्त हुई है
और कल ही आज ही राष्ट्रपति ने क्या किया, अध्यादेश जारी कर दिया। तो जैसे ही आज संसद का सत्र समाप्त हुआ है और राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कर दिया, तो अधिकतम कितनी संभाव्य अवधि है कि संसद का सत्र जो है दोबारा चले, तो 6 महीने बाद। तो 6 महीने तो ये हो गए, ठीक है। और जैसे ही संसद का सत्र प्रारंभ होता है तो उसके 6 सप्ताह के भीतर, 6 सप्ताह के भीतर संसद को क्या है, अध्यादेश पर अपनी स्वीकृति देनी होती है। तो 6 महीने ये प्लस 6 सप्ताह मतलब 42 दिन, तो लगभग कितना, साढ़े सात महीने, ठीक है। तो लगभग कितना इसका है, 7.5 महीने इसकी अधिकतम संभाव्य अवधि हो सकती है। इससे ज़्यादा की अवधि अध्यादेश की नहीं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक है, ठीक है। तो राष्ट्रपति की क्षमा कह रहा है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है वो कैसी शक्ति है। तो क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के अकॉर्डिंग प्राप्त है, ठीक है। तो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। और ये कैसी शक्ति है, तो ये एक न्यायिक शक्ति है। कैसी शक्ति है, न्यायिक। तो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के अंतर्गत प्राप्त है, जो कि एक न्यायिक शक्ति है। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स पास्ड बाय द प्रेसिडेंट बट नॉट बाय द गवर्नर, पोस्ट बाय। निम्न में कौन सी ऐसी शक्ति है जो राष्ट्रपति को प्राप्त है परंतु राज्यपाल को नहीं। तो देखिए, ऐसी शक्ति कौन सी है जो राष्ट्रपति को तो प्राप्त है परंतु राज्यपाल को नहीं प्राप्त, तो वो है सैन्य शक्ति, ठीक है। तो सैन्य शक्ति कैसी शक्ति हैं जो राष्ट्रपति को प्राप्त हैं परंतु राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। तो राष्ट्रपति को प्राप्त होने वाली शक्ति है परंतु राज्यपाल को प्राप्त नहीं है, ऐसी कौन शक्ति है, तो वो सैन्य शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 46, भारत के राष्ट्रपति के से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। कह रहा वो संसद का एक संगठक भाग है, वो दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है, वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है। देखिए, वो संसद का एक संगठक भाग है, अभी मैंने बताया था अनुच्छेद 79 के अनुसार। वो प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की पहली बैठक, सब ये भी सही है। वो किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है, ये भी बताया था मैंने अनुच्छेद 123 के अनुसार। लेकिन वो संसद की चर्चा में भाग नहीं लेता, ठीक है। जो संसद का सत्र चलता है उसमें भाग नहीं लेता, परंतु आवश्यकता पड़ने पर वो क्या करता है, 108 के अनुसार संयुक्त बैठक का अधिवेशन बुला सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी, क्योंकि नहीं पूछ रहा है। 47, विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आल्सो सर्व एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, किसी कारणवश राष्ट्रपति न हो तो उपराष्ट्रपति होता है जो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है, परंतु किसी कारण से उपराष्ट्रपति भी राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करने हेतु सक्षम नहीं है।
हेलो हेलो हेलो। को आवाज़ चली गई थी, फिर से देखते हैं थोड़ा। क्या निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य, निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना उस सदन की अध्यक्षता करता है? तो देखिए, भारत का जो राष्ट्रपति है, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति क्या है कि ये राज्यसभा का, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। तो अर्थात भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, सदस्य नहीं होता। वो बिना सदस्य हुए जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में कोई काम न करके क्या काम करता है? तो राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में काम करता है। यही प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सदन का सदस्य हुए बिना, सदस्य हुए बिना सदन की अध्यक्षता करता है? तो भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, पर राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। क्योंकि हम जो निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति चुनकर आता है, तो राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कोई काम नहीं करता, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में काम करता है। 53, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव रखा जाता है। तो भारत का उपराष्ट्रपति देखिए, ठीक है, तो भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति किसका अध्यक्ष होता है? राज्यसभा का, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। पदेन जब लग जाता है तो उसका मतलब है कि वो सदन का सदस्य नहीं है परंतु अध्यक्ष है। जब वो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है तो इसे हटाने का प्रस्ताव, इसे हटाने का प्रस्ताव, इसे हटाने का प्रस्ताव भी केवल, केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, क्योंकि वो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, ना कि लोकसभा में लाया जा सकता है। अर्थात जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। अब जब राष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष है तो सीधी बात है, जब भी उसको हटाना होगा तो इसे हटाने का प्रस्ताव भी केवल और केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, ना कि लोकसभा में। तो इसका मतलब है कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है, लोकसभा में नहीं लाया जा सकता। ठीक है, तो 53 का क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 54, Who elects the Vice President of India? Choose the correct answer from the code below. निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन देखिए कौन करता है? अनुच्छेद 66 का ए, अनुच्छेद 66(1) के अनुसार जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, जैसे लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा। तो लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य, तो लोकसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही भाग लेते हैं। ऐसे ही राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही भाग लेते हैं। हालांकि अब लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते, परंतु होते हुए तब भी वो दोनों ही भाग लेते थे। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है? राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा एवं राज्यसभा के सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोनों भाग लेते हैं। तो इसमें देखिए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है
तो लोकसभा के सदस्य करते हैं और राज्यसभा के सदस्य। राज्यसभा के सदस्य तात्पर्य क्या है? निर्वाचित, जो चुनकर आए हैं वो भी, और जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं वो भी। दोनों ही उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं, जबकि ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। आंसर क्या हो जाएगा 54 का? 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 55। Which member do not have voting rights the election of president but do have voting rights in election of vice president? कह रहा है कौन से ऐसे सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में मताधिकार नहीं करते किंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मताधिकार करते हैं। मैंने अभी आपको बताया था। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ये दोनों तो राष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लेते हैं। ठीक है, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। तो ये आंसर आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही भाग लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित और मनोनीत, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो 55 का क्या हो जाएगा? सी। 55 का क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 56। यार, भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निपटारा कौन करता है? तो मैंने आपको बताया था, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इन दोनों से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। इन दोनों से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है। 56 का सी। क्वेश्चन नंबर 57। टू हुम डज द वाइस प्रेसिडेंट सबमिट हिज रेजिग्नेशन? उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? पूछा है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो 57 का, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो राष्ट्रपति को देते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। कह रहा निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे? जाकिर हुसैन, गोपाल स्वरूप पाठक, नीलम संजीव रेड्डी, हेम हिदायतुल्लाह। तो मैंने आपको बताया था नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है, ये राष्ट्रपति रहे हैं परंतु कभी उपराष्ट्रपति नहीं रहे, और कभी आपसे पूछे तो ये आंध्र प्रदेश के सीएम भी रहे हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम, मुख्यमंत्री भी रहे थे। ठीक है, 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष। एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध रूप से चुने गए हैं। ध्यान रखना, ये निर्विरोध रूप से चुने गए हैं, जबकि बीबी गिरी निर्दलीय रूप से चुने गए थे। निर्विरोध और निर्दलीय में अंतर होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? नीलम संजीवन रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 59। तो निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? तो देखिए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और व्यक्तिगत रूप से दूसरे राष्ट्रपति थे। व्यक्तिगत रूप से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप देखोगे तो पहली बार भी देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और दूसरी बार भी थे, पर व्यक्तिगत रूप से दूसरे राष्ट्रपति थे, क्योंकि पहले दोनों बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन जब आप व्यक्तिगत रूप से पूछोगे तो दूसरे राष्ट्रपति थे। नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे?
निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे? तो देखो, फखरुद्दीन अली अहमद, निम्न में से जितने भी ऑप्शंस हैं, तो फखरुद्दीन अली अहमद भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे, जबकि वे देश के पांचवें मतलब 1974 से 1977 क्या रहे? पांचवें राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति नहीं थे, बल्कि 60 का कौन सा हो जाएगा? ए। फखरुद्दीन अहमद भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे, जबकि वे पांचवें राष्ट्रपति रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 60 हो गया। तो आज मैंने आपको पॉलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए। 60 देखने में 60 हैं, पर जब उन्हें आप पढ़ोगे तो लगभग 100 क्वेश्चंस के आसपास आपको मैंने करा दिए हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। एक क्वेश्चन के अंतर्गत जितने भी 3 से 4 प्रश्न बनने की संभावना है मैंने आपको कराई है। और प्लीज़ जब आप भी क्लास देख रहे होते हो तो आपसे मेरी गुजारिश है, तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दिया करो। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज मिल रही हैं, मेरी मेहनत लग रही है, तो आपको शेयर करने में क्या जाता है बताइए। इस क्लास को जितना हो सके अपने दोस्तों को बोलो, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, अच्छे कमेंट्स करें। इससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलती है, ताकि नेक्स्ट वीडियो बनाने में एक एनर्जी से आपके साथ जुड़ने का मौका मिलता है। तो आगे ध्यान रखिए, चैनल को लाइक करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।